नमस्कार। मैं हूँ नमस्कार। मैं हूँ अरुण केजरीवाल और मेरे साथ है पुष्पमित्र दास। इनके दोस्त, इनके एसोसिएट्स इनको पुष्प से बोलते हैं। और शायद हाल ही में जो एक पिक्चर आई थी जिसमें पुष्पा की बड़ी चर्चा हुई थी, उस पुष्पा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कंफ्यूज ना हो। ये पुष्प अलग है और ये रियल एस्टेट से संबंध और संपर्क रखते हैं। तो अ, पुष्प, सबसे पहले ये बताइए कि आप लिस्ट हुए थे अक्टूबर में और पहला सालाना रिजल्ट आपने कुछ दिनों पहले दिया था। जो आपने आईपीओ के वक्त सोचा था, लोगों से बात की थी और जो आपके नतीजे आए, वो उसमें कैसा, क्या फर्क रहा, कैसा रहा और आपको क्या लगा सालाना रिजल्ट आने के बाद? सर, मेरे हिसाब से हमारा ये साल का जो रिजल्ट आया, इट वाज आई वुड से एफिशिएंसी में हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा है। टॉप लाइन 81 करोड़ से 93 करोड़ पे गया है। प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड ऑल्सो, पैट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अबाउट 15 करोड़ टू अबाउट 19 करोड़। एबिटा परसेंटेज में बढ़ा है, पीएटी परसेंटेज में भी बढ़ा है, काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। दिस ईयर हमको हमको ये समझ में आया है कि हम बिजनेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाए हैं। in terms of margins as a percentage to sales has gone up from about roughly 2.5 2.6% तो it has gone to about 3%। इस तरीके का इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा डायरेक्ट सेल्स थोड़ा बढ़ा है। सो हमारी ये उम्मीद रहेगी कि आगे चल के भी ये मार्जिन्स ये लेवल पे मेंटेन होने की काफ़ी गुंजाइश है। हाउएवर, हमारा रिसीवेबल्स जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे अप्रूवल्स हमारा लेट आए डेवलपर्स के। जब अप्रूवल डेवलपर से लेट आता है तो लॉन्च भी थोड़ा लेट होता है, और लॉन्च अगर लेट होता है तो हमारा सेल्स जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी डिसबर्समेंट होने को थोड़ा काफ़ी टाइम लगा, जबकि हमारा बिलिंग हुआ, बट कलेक्शन थोड़ा ढीला पड़ा। और ये साल हमारा जो रिसीवेबल था करीबन 80 करोड़ का ऊपर जो रिसीवेबल था, उसमें से 73% रिसीवेबल इज लेस देन ऑलमोस्ट अबाउट 73% इज ऑफ द रिसीवेबल इज लेस देन 3 मंथ्स। सो मेरी ये उम्मीद है कि अगले 6 महीने में कलेक्शन काफ़ी अच्छी रहेगी। सो आई वुड से आई हैव डन वेल इन टर्म्स ऑफ पैट, I've done well in terms of we have done well in terms of top line, but we could have done a little better in terms of receivable, but we'll recover it this year. We are confident. तो पुष्प, जिन्होंने आपके आईपीओ के समय आपके कंपनी से नहीं जुड़े या उनको पूरी जानकारी नहीं है, उनके लिए दो तीन चीज अगर आप समझा दें तो उनकी समझ कंपनी में अच्छी हो जाएगी। पहला, कि आपके इंडस्ट्री में जीएमवी एक टर्म यूज किया जाता है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। तो ये क्या सिग्निफाई करता है और इसका क्या परसेंटेज आपकी ग्रॉस इनकम होती है? एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा ये कि आपको जो सेलिंग के जो आपको पैसे मिलते हैं, कमीशन बोलिए, आपकी इनकम बोलिए, उसका टिपिकल साइकिल क्या होता है रिसीवेबल का, बिकने के बाद कब होता है? और रियल एस्टेट में ऑस्पिशियस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भारतवर्ष में जो फेस्टिव सीजन है वो गणपति के आसपास शुरू होकर आप समझिए दिवाली तक मेन पीरियड होता है। तो ये जो सीजन है, इसके कारण आपके रिसीवेबल पे क्या इम्पैक्ट आता है? ओके, आपके सवाल काफ़ी थे, तो मैं वन बाय वन आपको रिप्लाई करूंगा।
पहला है जीएमवी का मतलब है अमाउंट ऑफ गुड्स जो हमने डेवलपर के हमने बेचे हैं। हम करते क्या है कि हम पूरा मैंडेट ले लेते हैं, पूरा डेवलपर का पूरा इन्वेंट्री का मैंडेट लेते हैं और उसका पूरा मैंडेट अपन बेचते हैं। जीएमवी का मतलब कितना वैल्यू का गुड्स हमने बेचा। जैसे लास्ट ईयर हमने 2600 करोड़ का गुड्स हमने बेचा पिछले साल। उससे पहले साल हमने 2300 200 300 करोड़ का गुड्स हमने बेचा, इन्वेंट्री हमने बेचा। और ये साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि और ज़्यादा हम करेंगे उससे। जीएमवी मेरा जो होता है उसका करीबन 3% मेरे को इनकम आता है, 2.5 to 3% मेरा रेवेन्यू आता है। सो 2600 करोड़ का जो मैं माल बेचा उस पे से मैंने करीबन 91 करोड़ का इनकम किया। वो 91 करोड़ के इनकम में हमारा मेजर कॉस्ट सैलरी होता है और बाकी सब चीज़ होने के बाद करीबन हमारा 21 करोड़ रुपया का पैड बनता है। 21 करोड़ का जो पैड बनता है वो अगर आप देखेंगे 0.7% ऑफ द गुड्स सोल्ड हमारा बनता है। मतलब मैं अगर समझिए 4000 करोड़ का माल बेचूंगा कोई साल में, तो मेरा कम से कम 25 से 26 करोड़ का इनकम आना चाहिए। मैं अगर 5000 करोड़ का इनकम मतलब पैट आना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। समझ में 4-5 हजार करोड़ का माल बेचता हूं तो आप मान के चलिए मेरे को 30 करोड़ का पैट आएगा। ये बेसिक गणित है हमारे बिजनेस का जो हम कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा रिसीवेबल कब होता है, कैसे होता है। सर हम क्या करते हैं, जब हम मैंडेट लेते हैं किसी का बेचने के लिए, पहले हमको 2 महीना उसका मार्केटिंग का प्रिपरेशन करना पड़ता है, बिकॉज रियल एस्टेट मार्केटिंग से बिकता है, उसके बाद सेल्स होता है। पहले हमको मार्केट करना पड़ता है, उसके बाद हमको सेल करना पड़ता है। मार्केटिंग का तैयारी करने के लिए हमको 2 महीना टाइम लगता है। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, क्या ऑब्जेक्शन होएगा कस्टमर से, उसको कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे, किस मार्केट में बेचेंगे, हमारे कस्टमर्स कहाँ बैठे हैं, ये सब हम हिसाब कर लेते हैं। उसके बाद उनको लेके कौन आएगा, 70% हमारा माल जो बिकता है ब्रोकर के यहाँ से बिकता है, चैनल पार्टनर के थ्रू बिकता है। सो हर मार्केट में हर चैनल पार्टनर काम नहीं करता है, तो हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा चैनल पार्टनर वो मार्केट में काम करेगा, उसके हिसाब से हम उसको बेचते हैं। चैनल पार्टनर को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमको लग जाता है करीबन महीना भर काम लग जाता है। उसके बाद हम सेल्स करना चालू करते हैं। सेल्स करके चालू करने से हम सपोज या 500 यूनिट हमने लिया है, हमने डिसाइड करते हैं कि पहले हम 200 यूनिट बेचते हैं। वो 200 यूनिट बेचने को हमको 6 से 7 महीना लग जाता है। जो 6 महीना लगता है 200 यूनिट बेचने के लिए, 200 यूनिट बिकने के बाद उसका स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन होने के बाद, ओनर्स कंट्रीब्यूशन कलेक्शन होने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंफर्म सेल होता है। जब सेल कंफर्म होता है तभी हम लोग बिलिंग करते हैं। तब तक मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मेरा करीबन 50 से 70 to 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट मेरा जितना प्रोजेक्ट पे लगना चाहिए वो लग जाता है। उसके बाद मेरा बिलिंग चालू होता है, और बिलिंग चालू होने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद, डिसबर्समेंट के बाद हमको पैसा आता है। तो ये जो साइकिल है बहुत लंबा है पहला, जिसमें हमको पहला अपफ्रंट पैसा लग जाता है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत लंबा है। मेरा रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज वेरी हाई टू इनकर मनी ऑन द expenses towards my salaries and other things before the registration is done. रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद मैं बिलिंग करता हूँ, बिलिंग करने के बाद वो कलेक्शन आता है। वो कलेक्शन जो आता है डेवलपर को, पहला पैसा जो आता है वो चला जाता है टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, टुवर्ड्स ब्रोकर्स। मेरा पैसा आते आते 4 से 5 से 6 महीना लग जाता है। सो ये साल मेरा अगर आप देखेंगे, जो मेरा 80 करोड़ का दिख रहा है टॉप लाइन, मेरा रिसीवेबल जो दिख रहा है, उसमें से आप अगर 18% जीएसटी निकाल देंगे, जो 65 एंड 68 करोड़ जो दिख रहा है, 70 करोड़ जो दिख रहा है, उसमें से
मेरा करीबन 70% बिलिंग जनवरी फरवरी मार्च में हुआ है, जो पैसा मेरे को धीरे धीरे करके अगले 6 महीने में आएगा। करीबन सितंबर तक वो पैसा मेरा कलेक्ट होने की गुंजाइश है, 40-50 करोड़ तक, और कुछ पैसा बाद में भी आ सकता है। सो उसके लिए जो साइकिल है मेरा बिजनेस का, ये साइकिल ऐसा है कि मेरा रिसीवेबल थोड़ा ऊपर रहेगा, पहला। दूसरा, आपने जैसे पूछे कि सीजनलिटी, ये बिजनेस सीजनल है। मेरा अगर 100 रुपए का मैं इन्वॉइसिंग करता हूँ साल में, 70% ऑफ इन्वॉइसिंग हैपन्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर एंड 30% इन्वॉइसिंग हैपन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मेरा प्रॉफिट कम रहेगा, इन्वॉइसिंग कम रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मेरा इन्वॉइसिंग ज्यादा रहेगा और प्रॉफिट कम रहेगा, प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा। सो ये हमारा बिजनेस का साइकिल है। मेजोरिटी सेल्स जो होता है हमारा अप्रैल मई जून में कम होता है सेल्स। जून के बाद बारिश वगैरह सीजन में थोड़ा और घट जाता है। बॉम्बे पुणे में बारिश में सेल्स बहुत कम हो जाता है। जो सीजन का टाइम आता है सेल के लिए, गणपति से चालू होती है। लोग गणपति से चालू करते हैं, उसके बाद एक लल पीरियड आता है, श्राद्ध पक्ष। उसके बाद एक 15-20 डेज का एक टाइम फ्रेम आता है जहां लोग परचेज नहीं करते हैं, जो हमारा खत्म होता है दशहरे के पास। दशहरे से नवमी से हमारा सेल्स और बढ़ना चालू हो जाता है। और दिवाली, देन द सेलिब्रेशन हैपन्स, दिवाली हैपन्स, बाइंग हैपन्स, एंड अप टू द मंथ ऑफ मार्च हमारा सेल्स अच्छा होता है। बीच में अगेन एक छोटा सा पीरियड आता है जनवरी में, दिसंबर एंड से लेके लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, 15 तारीख से लेके जनवरी 5 तारीख तक, और मकर संक्रांति के टाइम पे ऑस्पिशियस वापस चालू होती है। तो थोड़ा साइक्लिकल है इंडस्ट्री, इस ज्यादा साइक्लिकल नहीं है, बट थोड़ा साइक्लिकल तो है ही है। तो इस तरीके से हमारा जो मेजर सेल होता है सेकेंड हाफ में होता है, और इसलिए मेजर इन्वॉइसिंग भी सेकेंड हाफ में होएगा हमारा। सही है। जो हमारा सेल होता है नवंबर दिसंबर जनवरी, उसका कलेक्शन आता है फरवरी में, रजिस्ट्रेशन होता है मार्च में। सो हम बिलिंग सब मार्च में ही हम करना चालू कर देते हैं। सो फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च में सबसे ज्यादा बिलिंग हमारा होता है। अब पुष्पामित्र जी, ये बताइए, आप प्रॉपर्टी या फ्लैट बेचते हो खरीदार को, उसके साथ में प्राय करके ये देखा गया है कि फ्लैट ओनर या प्रॉपर्टी जो खरीदता है वो होम लोन, हाउसिंग फाइनेंस, चाहे वो बैंक से ले, एनबीएफसी से ले, प्राय करके वो लोन लेता है। उसके अलावा आजकल अगर आप देखें कि रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन करने के लिए बैंक, एनबीएफसी लोन देती है बिल्डर को भी। क्या इस काम में भी आपका कोई रोल है या नहीं? सर देखिए, हम जस्टो जो घर बेचता है, वो बेचता है घर 70-80 लाख से लेके 2-2.5 करोड़ तक प्राइस का घर बेचता है जस्टो आज। ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट इंडिया का 85% का जो प्रोडक्ट है इंडिया में, यही सेगमेंट में पाया जाता है। और ये सेगमेंट 80% ऑफ दिस सेगमेंट लोन लेते हैं। 80% ऑफ दिस सेगमेंट लोन लेते हैं। इसीलिए लोन का एक बड़ा रोल होता है हमारा बिजनेस में। डेवलपर, कुछ डेवलपर होते हैं जो बोलते हैं हम ऑलरेडी हमारा लोन कर रहे हैं, हम लोन करते रहेंगे। बट क्या होता है कि हम जब कस्टमर को हैंडल करते हैं, इवेंचुअली कस्टमर भी चाहता है हमसे डिसाइड करके हमारे थ्रू लोन लेने के लिए। इसके लिए क्या होता है कि लोन एक बड़ा बिजनेस आगे बन सकता है हमारा, बहुत बड़ा बिजनेस। बट फिलहाल हम 50 से 60 करोड़ का लोन हर महीना करते हैं आज के दिन पे। और ये लोन काफी हद तक 3 से 4 गुना होने की क्षमता रखता है। हम उस पर ज्यादा फोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हम घर बेच रहे हैं और
एक ही चीज़ पे हमारा ध्यान है, बट आगे चल के ये मेरा एक बड़ा बिजनेस बनेगा और एक बड़े तरीके से हम टीम हायरिंग कर रहे हैं जो इस लोन को अच्छी तरह डेवलपर से बात करके सेटअप करे। और एक आपका जो क्वेश्चन है, इट वाज अ वेरी पिन पॉइंटेड क्वेश्चन। मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, आज अगर हम घर बेच रहे हैं से 2600 करोड़ का, अगर हमने लास्ट ईयर घर बेचा, ये आप मान के समझिए, उसमें मेरा कन्वर्सन रेट 5% था। So 95% of people are buying homes, but they are not taking loans from me. They're taking loan from somewhere else and they're buying somewhere else. अगर आप पूछेंगे उनको कैसे टैप किया जा सकता है, हाँ टैप किया जा सकता है। वो एक बड़ा बिजनेस हो सकता है लोन का। फिलहाल हम लोग 40 से 50 करोड़ का लोन हर महीना करते हैं, 80-90 करोड़ तक भी गए हैं कोई महीने में, बट ये बहुत बढ़ सकता है काम। अच्छा, अब ये बताइए पुष्पमित्र जी, अगले साल 3 महीने पूरे हो गए हैं, आज जुलाई शुरू हो चुका है। अब ये बताइए, अगले साल के लिए आपके टारगेट कहिए, आपकी गाइडेंस कहिए, आप क्या सोचते हैं जस्तो कर पाएगा? सर मेरे हिसाब से हम 2600 से हम 4000 करोड़ तक का सेल ये साल कर पाएंगे जस्टो में। और 4000 करोड़ का सेल करेंगे तो मेरे हिसाब से हम 105-7 से लेके 115 करोड़ तक के बीच में टॉप लाइन कर पाएंगे, जो 91 करोड़ था। इस टॉप लाइन के हिसाब से हमारा प्रॉफिट 24 से 25 करोड़ आने की चांस है, डेफिनेटली है, unless something drastic happens, which I don't foresee. I'm taking into account the impact of business due to war and other things where slight impact has come in decision making of the flat. जो आदमी पहला एक बार देख के घर खरीदता था, वो 2-3 बार आने लगा है, बिकॉज उसको डर है कहीं उसका नौकरी का प्रॉब्लम तो ना हो जाए। और दूसरा, थोड़ा कॉस्ट भी बढ़ गया है रॉ मटेरियल का। पुणे, बेंगलोर, इस सब छोटे शहर में कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए डेवलपर भी नहीं उनका रेट थोड़ा डायनामिक कर दिया है। सैलरी तो बढ़ा नहीं इतना ज़्यादा, तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है। उसको आफ्टर फैक्टरिंग दोज डिलेज, मेरे हिसाब से मेरे को 4000 करोड़ करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये साल। सर, आपने जब आप आईपीओ लेकर आए थे, तो उसके अंदर में ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू में टेक्नोलॉजी के लिए भी आपने कुछ रुपए जुटाए थे। टेक्नोलॉजी का रोल आपकी कंपनी में या आपके इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करता है? सर, वी आर अ टेक एनेबल्ड कंपनी। मैं इंग्लिश में बोलूंगा सर ये थोड़ा। वी आर अ टेक एनेबल्ड कंपनी, वी आर नॉट अ टेक्नोलॉजी कंपनी। हमको टेक्नोलॉजी हेल्प करता है हमको सेल करने में, बिजनेस को अकाउंटिंग करने में। इसके लिए हम लोग ने एक प्री सेल्स का एक नया टेक्नोलॉजी बनाया है, जिसमें प्री सेल्स का टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी तरह था नहीं, और जो जो मार्केट में जिस तरीके के टेक्नोलॉजी मिलते हैं प्री सेल्स, दे वर नॉट केटरिंग टू आवर डिमांड कंटिन्यूअसली और प्रॉपरली। हमने क्यूरेट करके टेक्नोलॉजी का, हमने फेज 1 प्री सेल्स हैज गॉन लाइव इन पुणे एंड मुंबई, जिसमें एआई कॉलिंग भी हमने डाला है ऑलरेडी। So to that extent, the product is doing quite good, but उसमें अभी भी human intervention है। ये थोड़ा टाइम के बाद ये human intervention चला जाएगा, as the technology will mature over a period of time and it will start the process of learning. दूसरा, हमारा प्री लॉन्च हम जब करते हैं, जैसे कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका हम एक प्री लॉन्च करना चाहते हैं, लोग आके ईओआई देंगे, ईओआई किसको देंगे, क्या होगा ईओआई, कितना होगा ईओआई, किस तरीके से ईओआई को पुश किया जाएगा, उसमें मार्केटिंग स्कीम्स कैसा पुश होगा, इसका हमने एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाया है। उसका कलेक्शन कैसा होगा, सोर्सिंग मैनेजर किस तरीके से उसको ट्रैक करेगा, मेरा सीपी
किस तरीके से ट्रैक करके देख पाएगा उसके ये का क्या हो रहा है. इट इज ऑलरेडी गोइंग लाइव नाउ. ये दो हमारा ऑलरेडी जा चुका है जो हमारे पास था नहीं. उसके बाद हमारा फील्ड एंड सेल्स का जो सेल्स स्टाफ का जो टेक्नोलॉजी है, इट इज अंडर यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. एंड ये हमारा रोल आउट हम आशा करते हैं कि जुलाई एंड या 15 अगस्त तक पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा, रोल आउट होके इंप्लीमेंट हो जाएगा. उसके बाद हमारा जो फेज 2 रोल आउट है और फेज 3 रोल आउट है, ये हमारा जो अभी तक रोल आउट हुआ है, ये हमारा करीबन दिसंबर तक पूरा स्टेबलाइज कर जाएगा. नाउ ये हेल्प कैसे करेगा? ये हमको हेल्प करेगा इस तरीके की से डाटा प्रोटेक्शन इज वेरी हाई. हमको ये मालूम चलेगा कि कौन सोर्सिंग मैनेजर कौन सा कस्टमर को देख रहा है और कौन सा कस्टमर का उसका एफिशिएंसी कैसा है. तीसरा, सीपी को विजिबिलिटी हो जाएगा कि उसका कस्टमर कौन हैंडल कर रहा है, वो कस्टमर का क्या हो रहा है, वो किस तरीके से बिलिंग करेगा, उसका क्या स्टेटस है, उसका कस्टमर आज कहाँ है, कुछ देखा है नहीं देखा है, कहाँ पहुंचा है, फ्लैट कब देखा है, कौन अटेंड किया, कितना बार रिविजिट किया, उसका क्लोजर कब हो रहा है. एवरीथिंग इज विजिबल टू द सीपी. सो ये काफी हद तक हमको हेल्प करेगा आगे चल के. उसके बाद हमारा जो दूसरा सिस्टम है जो ईआरपी हम बोलते हैं जिसको, जिसमें इन्वेंट्री और बिलिंग जो हमारा पहले था, वो हमने उसको काफ़ी रिफाइन किया है. हम इस तरीके का रिफाइन किए हैं कि सीपी वहाँ से बिलिंग कर पाएगा और उसको पेमेंट भी वहाँ से मिल पाएगा डायरेक्टली. और उसके उसके चलते हुए हमारा जो नया सिस्टम बना है वो इस नया सिस्टम में अच्छी तरह इंटीग्रेट हो पाएगा. This will help me reduce data leakage, improve confidentiality, enable leadership level decision making. हमारे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करना टाइमली बहुत जरूरी है. एंड वन गोल विच वी फील इज ऑथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ ट्रूथ इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड देर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन एट ऑल. That is why it will make our business much more transparent, much better, stop all kinds of leakages that are happening in the system. So all these things will definitely improve significantly when it comes to the new software. Leakage is a very minor though, I mean, which we feel is a leakage, but we don't know, we cannot prove it. So that's why we feel we should stop it, because a little bit of control issues are there, which can get stopped immediately. पुष्पामित्र जी, आपने कुछ ही समय पहले एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात की थी जहां पे आप जुड़े हैं चेस्टरटन करके एक कंपनी के साथ. ये रिलेशनशिप क्या करेगा जस्टो के लिए, इससे क्या फायदे होंगे और क्या नए डेवलपमेंट्स रियल एस्टेट में आप लेकर आओगे? सर, चेस्टरटन एक काफ़ी पुरानी इंटरनेशनल ब्रांड है. 220 साल पुरानी ब्रांड है, बिलोंगिंग टू द ब्रिटिश एरा. दिस कंपनी has been in India for a long time but had left India in 20 years ago. It was called Meghraj Chestertons, and then Chestertons went away. It was called JLL Meghraj. Meghraj also dropped the name. It is known as JLL today. So to a large extent, there are some people still with JLL who used to be working with Chesterton then. We are getting Chesterton into India in a very different model. We are making Chesterton an IPC. जस्टो एक मैंडेट कंपनी है जो 60-70 लाख से लेके 3 करोड़ का माल बेचती है. बट चेस्टरटन विल नॉट बी जस्ट a mandate company. Chesterton gives us access to multiple things, that is luxury products which we are not doing today. Luxury selling is very different than the selling that we do in case of Justo. Luxury is very focused selling, unlike a system selling in Justo. We will also do plotted developments.
We'll also transfer the commercial business that we have today in Justo to Chesterton's, because Chesterton can do a large commercial activations which is already doing in places like Middle East. Chesterton will have a capital market offering. Chesterton will also do a lot of hospitality projects, and we will also look at foraying into PMC and international advisory. चेस्टरटन होते हुए हमको ब्रांड कैपेबिलिटी ज्यादा मिलती है. जस्टो ने आज तक एग्जीक्यूशन इंजन बनाई है, बट चेस्टरटन गिव्स अस अ वेरी प्रीमियम ब्रांड पोजीशनिंग, इंटरनेशनल नेटवर्क and institutional advisory capability, and together IPC with a mandate company offers a pipeline and a platform to the developer with an array of services. So developer को बाहर जाने की जरूरत नहीं है. Chesterton can raise money for him. Chesterton can do fundraising for him. Chesterton can do identify plots and do a structured JV JDA. Chesterton can also sell plotted lands and villas and commercial, which Justo was not doing in a big way earlier. So Justo will no more remain a residential mandate company, but with Chesterton everything come under the same roof. So as I said, we are creating a platform for every requirement of the developer under one roof, and it's a very important part of our journey. तो पुष्पमित्र जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है. आपने कहा आपका टारगेट सन 2026-27 के लिए 2600 से 4000 करोड़ जीएमवी है. मेरे ख्याल से इतने सारे लिस्टेड प्लेयर जो बीएसई एनएसई पे कोट होते हैं रियल एस्टेट से, मुश्किल से 5-7 कंपनियां होगी जितना जो इतने रुपए का जीएमवी एक्चुअली बेचते हैं. तो आप एक मैंडेट कंपनी हो जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लोगों के लिए खरीद के देती है, और आप इतना बड़ा टर्नओवर कर लोगे. आप जैसी कोई कंपनी लिस्टेड दूसरी नहीं है. तो ऐसे माहौल में क्या आपको लगता है आपका भी कोई कंपेटिटर आने वाले समय में आ सकता है? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि क्या आप यूनिकनेस चली जाएगी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है अगर एक से भले दो दो कंपनी अगर सेम क्षेत्र में होती है तो कुछ कंपैरिजन, कुछ तुलना, कुछ जो कहते हैं ना, ये खोजा जाता है कि दोनों में अच्छी कौन सी. काफ़ी सारे मैंडेट कंपनीज है इंडिया में. सबका थॉट प्रोसेस अलग है, धंधा करना का स्टाइल भी थोड़ा अलग है, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स भी अलग है, बट मैंडेट कंपनियां हैं. एनारॉक एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है. मैं ऐसा सुन रहा हूँ वो भी लिस्टिंग के लिए काफ़ी टाइम से तैयार कर ही रहे हैं, वो आ सकते हैं. एनारॉक के पास जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास आज वो नहीं है, बट चेस्टरटन आने के बाद हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे लाइन ऑफ बिजनेसेस आ जाएंगे जो आज एनारॉक के पास है. एनारॉक हमसे काफ़ी पुराना है, काफ़ी बड़े हैं. हम लोग अभी 6 साल हुआ हम स्टार्ट किए हैं, 7वां साल है अभी हमारा. एनारॉक तो काफ़ी टाइम से कर रहा है. सो मेरे हिसाब से एनारॉक एक ऐसी कंपनी जो आ सकती है लिस्टिंग होके. दूसरी आपकी जो कंपनी, अब जो बात रही सेल्स का, देखिए सर, डिपेंड करता है आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं कंपनीज को, और लोग किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके का टॉप लाइन बताते हैं. मैं जब साइन करता हूं डील, मैं 5.5 से 6% पे साइन करता हूं. उसमें मैं ब्रोकर्स को 3% देता हूं और फैसिलिटेट करता हूं कि ब्रोकर को 3% मिले, और वो 3% डायरेक्ट डेवलपर दे देता है. बट कोई ऐसे मैंडेट कंपनी है वो करते हैं क्या है, वो 3% खुद ले लेते हैं और फिर उनको डेवलपर को फिर मैं ब्रोकर्स को देते हैं, चैनल पार्टनर को देते हैं. इसमें से उनका टॉप लाइन थोड़ा ज़्यादा दिखता है मेरे से.
बट प्रॉफिट का परसेंटेज इतना अच्छा नहीं होता जितना मेरा होता है। मैं बिलीव करता हूं कि मैं अगर डेवलपर डायरेक्टली दे देगा, मैं ओनली मेरा नेट बिलिंग का टॉप लाइन की मैं फैक्टर करूंगा, तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी पर पर्सन विल बी हायर, माई productivity per person will be higher, my percentage of profitability as the top line will be higher. So ये मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। मेरे हिसाब से चेस्टरटन आना चाहिए, सॉरी अनरॉक आना चाहिए लिस्टिंग में। कमिंग बैक टू द एक्सटेंट ऑफ टर्नओवर, again it depends on how you identify the turnover. I can sign 20 mandates at 0.1% and show a high turnover, बट वो मेरा काम नहीं है। मैं जब भी मैंडेट लेता हूँ, मैं मैंडेट इस तरीके से लेता हूँ कि मैं उसका मार्केटिंग डिफाइन कर पाऊँ, सेल्स डिफाइन कर पाऊँ अच्छी तरह। और मैं प्राइमरीली बड़े डेवलपर का काम नहीं करता हूँ, मैं A-B+ डेवलपर के लिए काम करता हूँ, जहाँ सेल्स टीम एग्जिस्ट करती है तो लिमिटेड करती है या नहीं होती है। तो I become the sales team of the developer, I become the marketing team of the developer, I become the cash flow team of the developer, I become the home loan team of the developer, and I also become the business development team of the developer, apart from doing other activities going forward for different products and other things. So to that extent, I have a much deeper relationship with the developer across the entire scope of the business, because I also collect money, I also issue demand letters and hand over the positions for the developer. So my relationship is a little deep. Yes, you are right, there are very few developers who are listed and who have more than 5,000 crores of top line. But we are doing sales for multiple developers. They are only doing for one developer, number one. Number two, they also have a very strong brand. They have a very huge expenditure in marketing. My expenses in marketing for the developer never goes beyond 1.5%. In few cases, it goes up to 2%. But in their case, marketing cost is extremely high. And I think we are doing a good job by selling not very high branded products, more in quantity, more in value, and less marketing cost. So I think there is merit in what we are doing. I would like to say that and leave it to you. मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये थे पुष्पमित्र जी दास, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जस्तो फिनटेक। उम्मीद करता हूं आपको ये चर्चा पसंद आई, कंपनी के बारे में जानकारी मिली, और आपके कुछ प्रश्न हो, सजेशन हो तो जरूर भेजिएगा। मैं था आपका होस्ट अरुण केजरीवाल। Thank you very much, Anil. बहुत बहुत धन्यवाद।